देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम नेशन एट नाइट। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम बड़ी खबरें होंगी। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो चारुल, क्या है आज की पहली बड़ी खबर? बिल्कुल, सबसे पहले देखिए बात करने वाले हैं दिल्ली की और दिल्ली की सियासत की। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोनों के इस्तीफे को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट का रुख करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। आपके पास जमानत के लिए हाईकोर्ट का विकल्प है तो वहां पर जाएं। आपको बता दें कि सोमवार को गिरफ्तार होने के बाद मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी ने सिसोदिया के इस्तीफे को सत्य की विजय बताया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे नैतिकता का तमगा बताया। तो निदा, अगली खबर क्या है? बिल्कुल, तो चारुल ने दिल्ली से जुड़ी अहम खबर बताई। मैं भी अगली खबर दिल्ली से ही आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी खबरें हैं। मनीष सिसोदिया ने दरअसल इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद केजरीवाल सरकार ने नए मंत्रियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कैलाश गहलोत को वित्त योजना, कार्य विभाग, बिजली आवास, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग दिया गया है। साथ ही मंत्री राजकुमार आनंद को शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग, भूमि और भवन, सतर्कता, सेवा, पर्यटन, कला संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार विभाग दिया गया है। मनीष सिसोदिया के 18 खातों में से 8 खाते कैलाश गहलोत को, जबकि 10 खाते राजकुमार आनंद को आवंटित किए गए हैं। अब कैलाश गहलोत इस साल दिल्ली सरकार का बजट भी पेश करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर अगली खबर है, जहां पर जेपी नड्डा की नजर अब कर्नाटक फतेह करने को है। बता दें कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी ने सारा ध्यान कर्नाटक की तरफ मोड़ दिया है। संभावनाएं जताई जा रही कि कुछ हफ्ते बाद चुनाव आयोग कर्नाटक में चुनावों का ऐलान कर सकता है। चुनावों के ऐलान से पहले ही बीजेपी यहां पर अपनी सभी तैयारियां पूरी करना चाहती है और इसी अभियान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पार्टी की विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पार्टी के चुनावी रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरे राज्य का दौरा कर सभी मतदाताओं से संपर्क और संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इसी तरह की 4 विजय संकल्प रथ यात्राएं निकालने की योजना बनाई है। तो कर्नाटक के बाद अगली खबर नागालैंड से, जहां पर निर्वाचन आयोग ने नागालैंड के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में आज पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और ये शाम 4 बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग के अपर सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 4 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को अमान्य घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि जिन 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहे हैं उसमें विधानसभा 35, विधानसभा 39, विधानसभा 41 और विधानसभा 57 है। इसमें बताया गया है कि इन मतदान केंद्रों के फॉर्म 17A की जांच उसी दिन मतदान के तुरंत बाद की जाएगी। दरअसल नागालैंड में 27 फरवरी को 59 विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ था और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। चलिए, नागालैंड के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे। चुनावी साल में शिवराज सरकार का ये आखिरी बजट है और चुनावी साल में बजट मध्य प्रदेश के लिए अहम होने जा रहा है। माना जा रहा है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कई तरह की राहत के ऐलान कर सकती है। बजट में लोक जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हो सकती है। शिवराज सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछली बार 2,79,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर बता दें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 6 मार्च को राज्य सरकार की तरफ से बजट पेश किया जा सकता है। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार का आखिरी बजट है। इस लिहाज से ये बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। सीएम भूपेश बघेल गृह विभाग, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधित विभागों के अलग अलग मंत्रियों और अफसरों से राय शुमारी कर बजट का अंतिम स्वरूप तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा इस बजट को लेकर अलग अलग वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से सरकार के बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसमें राज्य के लाखों अनियमित कर्मचारी भी शामिल हैं।
अगली खबर बिहार विधानसभा बजट सत्र को लेकर है, जहां कल बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त वर्षीय 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार के बजट में युवाओं और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में केंद्र से प्राप्त सहायक अनुदान में गिरावट आई है, जबकि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी है। चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 25,567.84 करोड़ रहने का अनुमान है, जो 8,58,928 करोड़ रुपए के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है और अलग अलग विभागों में बहाली प्रक्रिया पूरी कर नौकरी दी जाएगी। साथ ही रोजगार के कई अन्य योजनाओं को भी पूरा किया जाएगा। अगली खबर झारखंड से है, जहां पर आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज बजट के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1 मार्च को तृतीय अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 23 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान राज्य सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश करेगी। सत्र के बीच में ही होली का अवकाश भी होगा। बजट सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में है। इससे पहले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहां सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरा और इसके साथ ही सदन के भीतर पलामू के पांकी में हुए सांप्रदायिक घटना मामले को भी उठाया गया। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाने वाली मांग वाली याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है। इस मामले में 22 फरवरी को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनवाई की थी। इस सुनवाई में अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनी थी और इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 1 मार्च को तय की थी, जो आज है। बता दें कि 4 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की। इनका नाम है लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक और इनकी मांग है कि ज्ञानवापी के सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जानी चाहिए। वहीं इनके वकील सुभाष चंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी ने भी अपनी बात रखी। इनकी दलील है कि ज्ञानवापी के सभी मामलों एक जैसे हैं, इनकी अलग अलग सुनवाई नहीं होनी चाहिए। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश बाल हत्याकांड में एक और आरोपी सदाकत खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि सदाकत खान भागने की फिराक में था, लेकिन यूपी एसटीएफ ने तेज कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। इस हत्याकांड की पूरी साजिश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हाउस हॉस्टल में रची गई थी। इससे पहले सोमवार दोपहर को बदमाश अरबाज मारा गया था, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों की तलाश में 10 टीमें लगाई गई थी, जिसमें 50,000 का इनामी अरबाज, जो ड्राइवर था, ढेर हो गया। हथियारों को कार से अरबाज ही लेकर आया था। अरबाज के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की गई। फिलहाल 13 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को पूरे भारत और विदेशों में उच्चतम Z+ सुरक्षा कवर प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि भारत या विदेश में मुकेश अंबानी को उच्चतम स्तर की Z+ सिक्योरिटी का जो पूरा खर्च है और जो लागत है उनके द्वारा उठाई जाएगी। आपको बता दें कि जस्टिस कृष्ण मुरारी और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बेंच ने ये निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उसने पाया है कि प्रतिवादी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान किया गया है। वहीं सुरक्षा कवर विभिन्न स्थान और विभिन्न उच्च न्यायालय में विवाद का विषय रहा है। अदालत ने निर्देश जारी कर कहा कि प्रतिवादी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पूरे भारत में और विदेश यात्रा पर उच्चतम Z+ सिक्योरिटी प्रदान की जाए और इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश से एक और अहम खबर, जहां ISIS के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े 7 आतंकियों को लखनऊ की NIA ATS की विशेष अदालत ने 7 आतंकियों को फांसी और एक आतंकी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया गया है। सभी को ब्लास्ट में सहायता देने का दोषी पाए जाने के बाद IPC की धारा 121 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि प्रतिबंधित संगठन ISIS के आतंकी मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल,
उर्फ रॉकी को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 7 मार्च 2017 को ट्रेन ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस ने मामला दर्ज किया था। ब्लास्ट के ठीक एक दिन बाद लखनऊ के काकोरी इलाके से आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े एक सैफुल्लाह को एटीएस ने मार भी गिराया था और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आज से योग महोत्सव की शुरुआत हुई। 1 से 7 मार्च तक चलने वाले योग महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत कई अन्य अतिथियों की उपस्थिति में महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव में योगाचार्य पद्मश्री शिवानंद, पद्मश्री भारत भूषण और पद्मश्री रजनीकांत विशेष रूप से उपस्थित हुए। महोत्सव में योग साधकों के लिए 7 दिन की दिनचर्या तय की गई और अलग अलग विषय पर साधकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत रोज सुबह योग सत्र आयोजित किए जाएंगे और इसके अलावा ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में योग, नृत्य, संगीत पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि ऋषिकेश में हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है। अगली खबर झारखंड से, जहां सुरक्षा की मांग को लेकर राज्य में डॉक्टर हड़ताल करेंगे, जिसकी वजह से राज्य के सभी अस्पतालों का काम ठप रहेगा। आईएएमए और झारखंड चिकित्सा सेवा संघ ने कहा है कि अगर डॉक्टर्स पर हमले और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सरकार ने तत्काल एक्शन नहीं लिया तो डॉक्टर बेमियादी बहिष्कार जैसा फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि 27 फरवरी को रांची के एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंचल पर हमला हुआ था। अज्ञात लोगों ने हमला कर उनका सर फोड़ दिया था और उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल ही में रांची के अलावा गढ़वा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, लोहरदगा और हजारीबाग की घटनाओं पर भी विरोध जताया गया है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बरसाना में लठमार होली खेली गई। मथुरा, वृंदावन और बरसाना के लोगों का होली खेलने का अंदाज अलग होता है। यहाँ पर कहीं फूल की होली तो कहीं रंग गुलाल तो कहीं लड्डू तो कहीं लठमार होली खेलने की परंपरा है। बीते दिन बरसाना में धूमधाम से लठमार होली खेली गई। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग यहां पहुंचे थे। लठमार होली का निमंत्रण एक दिन पूर्व यानी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बरसाना से नंदगांव भेजा जाता है। फिर नंदगांव के हुरियारे यहाँ पर पुरुष बरसाना की महिलाओं से होली खेलने आते हैं और यही परंपरा अगले दिन यानी दशमी तिथि को नंदगांव में दोहराई जाती है। बता दें कि बरसाना में लठमार होली में महिला पुरुषों को मजाकी अंदाज में पीटती हैं। लठमार होली में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लठमार होली में पुरुष सिर पर ढाल रखकर हुरियारिनों से लठ से बचाव करते हैं। और अगली खबर आम लोगों से जुड़ी हुई है, यानी सीधा आप लोगों से जुड़ी हुई है, जहां मार्च के पहले दिन ही महंगाई का झटका लगा है। जी हां, महीने के पहले दिन ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 2119 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया है। बढ़ते हुए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। होली से पहले इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली खबर बिहार से है, जहां आईआरसीटीसी घोटाला यानी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया। कोर्ट की इस कार्रवाई पर लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में पीएम मोदी लालू यादव से डरे हुए हैं और इसीलिए वो हमें बांधना चाहते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम ना ही बंधने वाले हैं ना भागने वाले हैं। 30 साल से ये हमें परेशान कर रहे हैं, हम झेल ही रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। बता दें कि दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव सहित 14 आरोपियों को 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। लालू यादव हाल ही में सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर देश लौटे हैं। और चलिए खबरों पर रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बैरागढ़ में रहने वाले आशुदो लछवानी की जमकर तारीफ की। सीएम शिवराज ने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़कर बीएचईएल से रिटायर्ड कर्मचारी आशुदो लछवानी ने कैरियर निर्माण के लिए अनेक युवाओं का मार्गदर्शन किया है। उनके मार्गदर्शन से कई युवा डॉक्टर, इंजीनियर समेत कई अच्छे पदों पर होकर कई प्रतिष्ठित संस्थानों में सेवा दे रहे हैं। और इस दौरान सीएम शिवराज पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस झूठ परोसने की दुकान है, राज्यपाल संवैधानिक पद है। राज्यपाल पर अशोभनीय टिप्पणी कर कमलनाथ ने लोकतंत्र की गरिमा गिराने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ से पूछा कि कमलनाथ ने वादा किया था कि संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए खेल स्कूल खोले जाएंगे। 1.25 साल के कांग्रेस की सरकार में एक भी स्कूल नहीं खोला गया।
अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए चल रही तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम जगन मोहन ने अधिकारियों से सभी पहलुओं की जानकारी ली। बता दें कि 3 से 4 मार्च को विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। समिट में 49 देशों की कंपनी और एसोचैम, फिक्की, सीआईआई और नेस्कॉम के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पिछले दिनों सीएम जगन मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि राज्य जीएसपीटी में पहले स्थान पर है और राज्य में पिछले साल 19 अरब डॉलर का निर्यात हासिल किया। अगली खबर राजस्थान से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर सीकर के फतेहपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, तनाव और हिंसा का माहौल है। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का आतंक है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का तहस नहस कर रही है। धर्म के आधार पर बीजेपी राजनीति कर रही है, जो देश के लिए नुकसानदायक है। वहीं सीएम गहलोत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सही कदम नहीं है। देश में क्या हो रहा है, इसके लिए अब जनता को गंभीरता से सोचना होगा। बता दें कि यहाँ पर सीएम गहलोत फतेहपुर विधायक के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अगली खबर राजस्थान से है, जहां राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली जिले की 10 मेधावी छात्राओं से मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, निःशुल्क यूनिफॉर्म, बाल गोपाल योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 4 सालों में 211 महाविद्यालय खोले गए, जिनमें 94 महिला विद्यालय हैं। सीएम ने कहा कि छात्राओं और महिलाओं को उड़ान योजना के तहत मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। वहीं छात्राओं ने खासतौर पर उड़ान योजना के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि इस योजना से प्रदेश की महिलाओं और छात्राओं को स्वास्थ्य प्रबंधन बेहतर हुआ है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में होने वाली G20 की बैठक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में G20 के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमें 2 कार्यक्रम मिले हैं। पहला कार्यक्रम 1 मार्च से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेगा और इसके लिए हमने अच्छी तैयारी की है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में G20 शिखर सम्मेलन की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक 1 मार्च को होगी और बैठक के लिए डेलीगेट्स के आगमन का सिलसिला शुरू हो चुका है। डेलीगेट्स के स्वागत के लिए IGI एयरपोर्ट दिल्ली से लेकर लीला होटल तक हरियाणवी संस्कृति के भव्य प्रदर्शन के इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले टीपू सुल्तान को लेकर विवाद जारी है। बीजेपी विधायक के टीपू सुल्तान से जुड़ा बयान देने के बाद सियासत गर्मा गई है। विजयपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतन लाल ने मुस्लिमों की तुलना 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान से कर दी और लोगों से मुस्लिम नेताओं को वोट न देने को कहा। बीजेपी पहले से ही टीपू सुल्तान पर जबरन हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाती रही है। जब पूर्ववर्ती सिद्धरामैया सरकार ने टीपू सुल्तान की जयंती मनाई थी, तब भी बीजेपी ने इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने भी टीपू सुल्तान को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि टीपू सुल्तान के वंशजों को जंगल में भेज देना चाहिए। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। पार्टी के दिग्गज नेता तेलंगाना चुनाव में जीत हासिल करने का प्लान बना रहे हैं। चुनाव के सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक बुलाई गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। नड्डा के आवास पर विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति और आगे के कार्यक्रमों की योजना को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में तेलंगाना बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। तेलंगाना में BRS चुनावी अभियान तेज कर दिया गया है, इसलिए बीजेपी भी तैयारी में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले का मामला तेलंगाना में भी उठ सकता है। बीजेपी का दावा है कि घोटाले में BRS सांसद की कविता भी शामिल है। हालांकि उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने उसके साथ उनके संबंध होने का आरोप लगाया है। अगली खबर केरल से है, जहां पर पनाचिक्काडू पंचायत प्राधिकरण ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अभियान चलाया। नगर निगम विभाग ने गली के आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू किया और पूरे इलाके में सड़क पर कुत्तों के हमलों में बढ़ोतरी के बीच ABC टीकाकरण केंद्र पर पूरे इंतजाम किए गए। पिछले कुछ दिनों में
कई इलाकों में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं। और अगली खबर तमिलनाडु से, जहां पर बता दें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का आज 70वां जन्मदिन है। अपने 70वें जन्मदिन से पहले स्टालिन ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे 70वें जन्मदिन के साथ राजनीति में भी मेरे 50 साल पूरे हो गए हैं। सीएम स्टालिन ने कहा कि मैंने हमेशा अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है और अब मैं तमिलनाडु को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। इस दौरान सीएम स्टालिन ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि सफाई कर्मचारियों की आजीविका में सुधार और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि तमिलनाडु के 36 जिलों के 433 स्कूलों में बुधवार से स्कूलों में 10,640 लाख छात्रों को भोजन योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा एक समृद्ध, एक समतावादी और एक स्वाभिमानी तमिलनाडु की है। अगली खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां सुबह मौसम ने करवट ली। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। पहाड़ों पर मध्यम से भारी बर्फबारी होने के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 घंटे के दौरान दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश होगी। उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश हो सकती है। और चलिए मौसम के बाद अब नजर डाल लेते हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर पर, जहां आज मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। आपको बता दें कि 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया की कोशिश ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर सीरीज जीतने पर होगी और लगातार चौथी बार मॉडर्न गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीती तो भारत में 19 सालों में दूसरी जीत होगी। भारत ने पहले ही नागपुर में पारी से और दिल्ली में 6 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर ली है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में आज ये तीसरा टेस्ट मैच बेहद जरूरी है और इसमें जीत के लिए पूरे देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। बिल्कुल, तो फिलहाल नेशन@9 में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।